लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जिस राह से कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को राजा गोपाल सिंह इस बाग में लाए थे, उसी राह से जाकर ये दोनों भाई उस कमरे में पहुंचे जो कि बाजे वाले कमरे में जाने के पहले पड़ता था और जिसमें मेहराबदार 4 खंभों के सहारे एक बनावटी आदमी फांसी पर लटक रहा था। इस कमरे का खुलासा हाल एक दफे लिखा जा चुका है, इसलिए यहां पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ी। पाठकों को यह भी याद होगा कि इंदिरा का किस्सा सुनने के पहले ही कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह उस तिलिस्मी बाजे की आवाज ताली देकर अच्छी तरह सुन समझ चुके हैं। यदि याद न हो तो तिलिस्म संबंधी पिछला किस्सा पुनः पढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों भाई तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने देखा कि फांसी लटकते हुए आदमी के नीचे जो मूरत इंदिरा के ढंग की खड़ी थी, वो इस समय तेजी के साथ नाच रही है। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने तिलिस्मी खंजर का एक वार करके उस मूरत के 2 टुकड़े कर दिए, अर्थात कमर से ऊपर वाला हिस्सा काट कर गिरा दिया। उसी समय उस मूरत का नाचना बंद हो गया और वो भयानक आवाज भी, जो बड़ी देर से तमाम बाग में और इस कमरे में भी गूंज रही थी, एकदम बंद हो गई। इसके बाद दोनों भाइयों ने उस बची हुई आधी मूरत को भी जोर करके जमीन से उखाड़ डाला। उस समय मालूम हुआ कि उसके दाहिने पैर के तलवे में लोहे की एक जंजीर जड़ी है। इसके खींचने से दाहिनी तरफ वाली दीवार में एक नया दरवाजा निकल आया। तिलिस्मी खंजर की रोशनी के सहारे दोनों भाई उस नए दरवाजे के अंदर चले गए और थोड़ी दूर जाने के बाद और एक खुला हुआ दरवाजा लांघ कर एक छोटी सी कोठरी में पहुंचे, जिसके ऊपर चढ़ जाने के लिए 10-12 सीढ़ियां बनी हुई थीं। दोनों भाई सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुंचे, जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 40 हाथ से कम न होगी। ये कमरा काहे को था? एक मनमोहने वाला छोटा सा बनावटी बगीचा था। यद्यपि इसमें फूल बूटों के जितने पेड़ लगे हुए थे सब बनावटी थे, मगर फिर भी जान पड़ता था कि फूलों की खुशबू से वो कमरा अच्छी तरह बसा हुआ है। इस कमरे की छत में बहुत मोटे मोटे शीशे लगे हुए थे, जिसमें से बेरोक टोक पहुंचने वाली रोशनी के कारण कमरे भर में उजाला हो रहा था। वे शीशे चौड़े या चपटे न थे, बल्कि गोल गुंबज की तरह बने हुए थे। इस छोटे बनावटी बगीचे में छोटी मोटी मगर बहुत खूबसूरत क्यारियां बनी हुई थीं और उन क्यारियों के चारों तरफ की जमीन पत्थर के छोटे छोटे रंग बिरंगे टुकड़ों से बनी हुई थी। बीच में एक गोलांबर चबूतरा बना हुआ था और उसके ऊपर एक औरत खड़ी हुई मालूम पड़ती थी, जिसके बाएं हाथ में एक तलवार और दाहिने में हाथ भर लंबी एक ताली थी। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी बंद करके आनंद सिंह की तरफ देखा और कहा, ये औरत निस्संदेह लोहे या पीतल की बनी हुई होगी और ये ताली भी वही होगी जिसकी हम लोगों को जरूरत है। मगर तिलिस्मी बाजे ने तो ये कहा था कि ताली किसी चलती फिरती से प्राप्त करोगे। ये औरत तो चलती फिरती नहीं है, खड़ी है। आनंद सिंह, उसके पास तो चलिए, देखें वो ताली कैसी है। इंद्रजीत सिंह, चलो। दोनों भाई उस गोलांबर की तरफ बढ़े, मगर उसके पास न जा सके। 3-4 हाथ इधर ही थे कि एक प्रकार की आवाज के साथ वहां की जमीन हिली और गोलांबर, जिस पर पुतली थी, तेजी से चक्कर खाने लगा और उसी के साथ वो नकली औरत यानी पुतली भी घूमने लगी, जिसके हाथ में तलवार और ताली थी। घूमने के समय उसका ताली वाला हाथ ऊंचा हो गया और तलवार वाला हाथ आगे की तरफ बढ़ गया, जो उसके चक्कर की तेजी में चक्र का काम कर रहा था। आनंद सिंह, कहिए भाई जी, अब ये औरत या पुतली चलती फिरती हो गई या नहीं? इंद्रजीत सिंह, हाँ हो तो गई। आनंद सिंह, अब जिस तरह हो सके हमें इसके हाथ से ताली ले लेनी चाहिए। गोलांबर पर जाने वाला तो तुरंत 2 टुकड़े हो जाएगा। इंद्रजीत सिंह पीछे हटते हुए, देखें हट जाने पर इसका घूमना बंद होता है या नहीं। आनंद सिंह पीछे हटकर, देखिए गोलांबर का घूमना बंद हो गया। बस यही 4 हाथ के लगभग चौड़ा काला पत्थर जो इस गोलांबर के चारों तरफ लगा है, असल करामात है। इस पर पैर रखने ही से गोलांबर घूमने लगता है। काले पत्थर के ऊपर जाकर देखिए, घूमने लग गया। हटकर, अब बंद हो गया। अब समझ गया, इस पुतली के हाथ से ताली और तलवार ले लेना कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहकर आनंद सिंह ने एक छलांग मारी और काले पत्थर पर पैर रखे बिना ही कूदकर गोलांबर के ऊपर चले गए। गोलांबर ज्यों का त्यों अपने ठिकाने जमा रहा और आनंद सिंह पुतली के हाथ से ताली तथा तलवार लेकर जिस तरह वहां गए थे उसी तरह कूदकर अपने भाई के पास चले आए और बोले,
कहिए क्या मजे में ताली ले आए? इंद्रजीत: बेशक। ताली हाथ में लेकर: ये अजब ढंग की बनी हुई है। गौर से देखकर इस पर कुछ अक्षर भी खुदे हुए मालूम पड़ते हैं, मगर बिना तेज रोशनी के इनका पढ़ा जाना मुश्किल है। आनंद सिंह: मैं तिलिस्मी खंजर की रोशनी करता हूं, आप पढ़िए। इंद्रजीत सिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी में उसे पढ़ा और आनंद सिंह को समझाया। इसके बाद दोनों भाई कूदकर उस गोलांबर पर चले गए जिस पर हाथ में ताली लिए हुए वो पुतली खड़ी थी। ढूंढने और गौर से देखने पर दोनों भाइयों को मालूम हुआ कि उसी पुतली के दाहिने पैर में एक छेद ऐसा है जिसमें वो तलवार जो पुतली के हाथ से ली गई थी बखूबी घुस जाए। भाई की आज्ञा अनुसार आनंद सिंह ने वही पुतली वाली तलवार उस छेद में डाल दी। यहां तक कि पूरी तलवार छेद के अंदर चली गई और केवल उसका कब्जा बाहर रह गया। उस समय दोनों भाइयों ने मजबूती के साथ उस पुतली को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद गोलांबर के नीचे से आवाज आई और पहले की तरह पुनः वो गोलांबर पुतली सहित घूमने लगा। पहले धीरे धीरे मगर फिर क्रमशः तेजी के साथ वो गोलांबर घूमने लगा। उस समय दोनों भाइयों के हाथ उस पुतली के साथ ऐसे चिपक गए कि मालूम होता था छुड़ाने से भी नहीं छूटेंगे। वो गोलांबर घूमता हुआ जमीन के अंदर धंसने लगा और सिर में चक्कर आने के कारण दोनों भाई बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगे, मगर अंधकार के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दिया। उस समय इंद्रजीत सिंह ने अपने तिलिस्मी खंजर के जरिए से रोशनी की और इधर उधर देखने लगे। अपने छोटे भाई को पास ही में बैठे पाया और उस पुतली को भी टुकड़े टुकड़े हुई उसी जगह देखा जिसके टुकड़े कुछ गोलांबर के ऊपर और कुछ जमीन पर छितराए हुए थे। इस समय भी दोनों भाइयों ने अपने को उसी गोलांबर पर पाया और इससे वे समझे कि ये गोलांबर ही धंसता हुआ इस नीचे वाली जमीन के साथ आ लगा है। मगर जब छत की तरफ निगाह की तो किसी तरह का निशान या छेद न देखकर छत को बराबर और बिल्कुल साफ पाया। अब जहां पर दोनों भाई बैठे थे वो कोठरी बनिस्पत ऊपर वाले या पहले कमरे के बहुत छोटी थी। चारों तरफ तरह तरह के कलपुर्जे दिखाई दे रहे थे, जिनमें से निकलकर फैले हुए लोहे के तार और लोहे की जंजीरें जाल की तरह बिल्कुल कोठरी को घेरे हुए थी। बहुत सी जंजीरें ऐसी थीं जो छत में, बहुत सी दीवार में और बहुत सी जमीन के अंदर घुसी हुई थीं। इंद्रजीत सिंह के सामने की तरफ एक छोटा सा दरवाजा था जिसके अंदर दोनों कुमारों को जाना पड़ता। अस्तु दोनों कुमार गोलांबर के नीचे उतरे और तारों तथा जंजीरों से बचते हुए उस दरवाजे के अंदर गए। वो रास्ता एक सुरंग की तरह था जिसकी छत, जमीन और दोनों तरफ की दीवारें मजबूत पत्थर की बनी हुई थी। दोनों कुमार थोड़ी दूर तक उसमें बराबर चलते गए और इसके बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ऊपर की तरफ निगाह करने से आसमान दिखाई देता था। गौर करने से दोनों कुमारों को मालूम हुआ कि ये स्थान वास्तव में कुएं की तरह है। इसकी जमीन किसी कारण से बहुत ही नरम और गुदगुदी थी। बीच में एक पतला लोहे का खंभा था और खंभे के नीचे जंजीर के सहारे एक खटोली बंधी हुई थी जिस पर 2-3 आदमी मजे से बैठ सकते थे। खटोली से 2.5-3 हाथ ऊंचे खंभे में एक चरखी लगी हुई थी और चरखी के साथ एक ताम्रपत्र बंधा हुआ था। इंद्रजीत सिंह ने ताम्रपत्र को पढ़ा। बारीक बारीक हरफों में ये लिखा हुआ था, यहां से बाहर निकल जाने वाले को खटोली के ऊपर बैठकर ये चरखी सीधी घुमानी चाहिए। चरखी सीधी तरफ घुमाने से ये खंभा खटोली को लिए हुए ऊपर जाएगा और उल्टी तरफ घुमाने से ये नीचे की तरफ उतरेगा। पीछे हटने वाले को अब वो रास्ता खुला नहीं मिलेगा जिधर से वो आया होगा। पत्र पढ़कर इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा, यहां से बाहर निकल चलने के लिए ये बहुत अच्छी तरकीब है। अब हम दोनों को भी इसी तरह बाहर हो जाना चाहिए। लो, तुम भी इसे पढ़ लो। आनंद सिंह पत्र पढ़कर, आइए इस खटोली में बैठ जाइए। दोनों कुमार उस खटोली में बैठ गए और इंद्रजीत सिंह चरखी घुमाने लगे। जैसे जैसे चरखी घुमाते थे वैसे वैसे वो खंभा खटोली को लिए हुए ऊपर की तरफ उठता जाता था। जब खंभा कुएं के बाहर निकल आया तब अपने चारों तरफ की जमीन और इमारतों को देखकर दोनों कुमार चौंके और इंद्रजीत की तरफ देखकर आनंद सिंह ने कहा, ये तो तिलिस्मी बाग का वही चौथा दर्जा है जिसमें हम लोग कई दिन तक रह चुके हैं। इंद्रजीत सिंह, बेशक वही है, मगर ये खंभा हम लोगों को हाथ का इशारा करके उस तिलिस्मी इमारत तक पहुंचावेगा। पाठक, हम संतति के 9वें भाग के पहले बयान में इस बाग के चौथे भाग का हाल जो कुछ लिख चुके हैं, शायद आपको याद होगा। यदि भूल गए हों तो उसे पुनः पढ़ जाइए। उस बयान में यह भी लिखा जा चुका है कि इस बाग के पूर्व तरफ वाले मकान के चारों तरफ पीतल की दीवार थी।
इसलिए उस मकान का केवल ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता था और कुछ मालूम नहीं होता था कि उसके अंदर क्या है। हाँ, छत के ऊपर लोहे का एक पतला मेहराबदार खंभा था, जिसका दूसरा सिरा उसके पास वाले कुएं के अंदर गया था। उस मकान के चारों तरफ पीतल की जो दीवार थी, उसमें एक बंद दरवाजा भी दिखाई देता था और उसके दोनों तरफ पीतल के दो आदमी हाथ में नंगी तलवारें लिए खड़े थे, इत्यादि। ये उसी मकान के साथ वाला कुआं था जिसमें से इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह निकले थे। धीरे धीरे ऊंचे होकर दोनों भाई उस मकान की छत पर जा पहुंचे जिसके चारों तरफ पीतल की दीवार थी। खटोली को मकान की छत पर पहुंचाकर वो खंभा अड़ गया और दोनों कुमारों को उस पर से उतर जाना पड़ा। पहले जब दोनों कुमार इस बाग के चौथे दर्जे के अंदर आए थे, तब इस मकान के अंदर का हाल कुछ जान नहीं सके थे, मगर अब तो इत्तेफाक ने खुद ही इन दोनों को उस मकान में पहुंचा दिया। इसलिए बड़े उत्साह से दोनों भाई इस जगह का तमाशा देखने के लिए तैयार हो गए। इस मकान की छत पर एक रास्ता नीचे उतर जाने के लिए था। उसी राह से दोनों भाई नीचे वाली मंजिल में उतरकर एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां की छत, जमीन और चारों तरफ की दीवारों में कलई किए हुए दलदार शीशे बड़ी कारीगरी से जड़े हुए थे। अगर एक आदमी भी उस कमरे में जाकर खड़ा हो तो अपनी हजारों सूरतें देखकर घबरा जाए। यदि दो बड़े शीशे आमने सामने रखकर देखिए तो शीशों में दो चार ही नहीं बल्कि हजारों शीशे एक दूसरे के अंदर दिखाई देंगे। सिवाय इस बात के उस कमरे में और कुछ भी न था, और न यही मालूम होता था कि यहां से किसी और जगह जाने के लिए कोई रास्ता है। उस कमरे की अवस्था देखकर इंद्रजीत सिंह हंसे और आनंद सिंह की तरफ देखकर बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कमरे में इन शीशों की बदौलत एक प्रकार की दिल लगी है, मगर आश्चर्य इस बात का होता है कि तिलिस्म बनाने वालों ने ये फजूल कार्रवाई क्यों की है। इन शीशों के लगाने से कोई फायदा या नतीजा तो मालूम नहीं होता। आनंद सिंह, मैं भी यही सोच रहा हूं, मगर विश्वास नहीं होता कि तिलिस्म बनाने वालों ने इसे व्यर्थ ही बनाया होगा। कोई ना कोई बात इसमें जरूर होगी। इस मकान में इसके सिवाय अभी तक कोई दूसरी अनूठी बात दिखाई नहीं दी। अगर यहां कुछ है तो केवल यही एक कमरा है। अस्तु इस कमरे को फजूल समझना इस इमारत भर को फजूल समझना होगा, मगर ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, इसी मकान से उस लोहे वाले खंभे का संबंध है जिसकी बदौलत हम रुक कर सुनिए सुनिए, ये आवाज कैसी और कहां से आ रही है। बात करते करते आनंद सिंह रुक गए और ताज्जुब भरी निगाहों से अपने भाई की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें दो आदमियों के जोर जोर से बातचीत की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ये थी, एक, तो क्या दोनों कुमार उस कुएं से निकल यहां आ जाएंगे? दूसरा, हाँ जरूर आ जाएंगे। उस कुएं में जो लोहे का खंभा गया हुआ है उसमें एक खटोली बंधी है। उस खटोली पर बैठकर एक कल घुमाते हुए दोनों आदमी यहां आ जाएंगे। पहला, तब तो बड़ी मुश्किल होगी, हम लोगों को ये जगह छोड़ देनी पड़ेगी। दूसरा, हम लोग इस जगह को क्यों छोड़ने लगे? जिसके भरोसे पर हम लोग यहां बैठे हैं, क्या वो दोनों राजकुमारों से कमजोर है? खैर, उसे जाने दो, पहले तो हम ही लोग उसे तंग करने के लिए बहुत हैं। पहला, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम लोग उनकी ताकत और जवामर्दी को हवा खिला सकते हैं, मगर एक काम जरूर करना चाहिए। दूसरा, वो क्या? पहला, इस कमरे का वो दरवाजा खोल देना चाहिए जिसमें भयानक अजगर रहता है। जब दोनों उसे खुला देख उसके अंदर जाएंगे तो निस्संदेह वो अजगर उन दोनों को निगल जाएगा। दूसरा, और बाकी के दरवाजे मजबूती के साथ बंद कर देने चाहिए जिसमें वे और किसी तरफ जा ना सकें। पहला, बेशक इसके अतिरिक्त एक काम और भी करना चाहिए जिसमें वे दोनों उस दरवाजे के अंदर जरूर जाएं, अर्थात उन दोनों लड़कियों को भी उस अजगर वाली कोठरी में हाथ पैर बांध कर पहुंचा देना चाहिए जिन पर दोनों कुमार आशिक हैं। दूसरा, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। जब वो अजगर उन लड़कियों को निगलना चाहेगा तो वे जरूर चिल्लाएंगी। उस समय आवाज पहचानने पर वे दोनों अपने को किसी तरह रोक न सकेंगे और उस दरवाजे के अंदर जाकर अजगर की खुराक बनेंगे। पहला, ये भी अच्छी बात कही। अच्छा, उन दोनों को पकड़ लाओ और हाथ पैर बांध कर उस कोठरी में डाल दो। अगर इस कार्रवाई से काम न चलेगा तो दूसरी कार्रवाई की जाएगी, मगर उन्हें इस मकान के बाहर न जाने देंगे। इसके बाद वो बातचीत की आवाज बंद हो गई और एकाएक सामने आईने में कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने प्यारे अय्यार भैरव सिंह और तारा सिंह की सूरत देखी, सो भी इस ढंग से कि दोनों अय्यार अकड़ते हुए एक तरफ से आए और दूसरी तरफ को चले गए। इसके बाद दो औरतों की सूरत नजर आई। पहले तो पहचानने में कुछ शक हुआ, मगर तुरंत ही मालूम हो गया कि वे दोनों कमलिनी और लाडली हैं। उन दोनों की कमर में लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं और
एक मजबूत आदमी उन्हें अपने हाथ में लिए उन दोनों के पीछे पीछे जा रहा था। ये भी देखा कि कमलिनी और लाडली चलते चलते रुकी, और उसी समय पिछले आदमी ने उन दोनों को धक्का दिया, जिससे वे झुक गईं और सिर हिलाकर आगे बढ़ती हुई नजरों की ओट हो गईं। भैरव सिंह और तारा सिंह यहां कैसे आ पहुंचे, और कमलिनी तथा लाडली को कैदियों की तरह ले जाने वाला वो कौन था? इस शीशे के अंदर उन सभी की सूरत कैसे दिखाई पड़ी? चारों तरफ से बंद रहने पर भी यहां आवाज कैसे आई? इन बातों को सोचते हुए दोनों कुमार बहुत दुखी हुए। आनंद सिंह: भैया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात मालूम पड़ती है। ये लोग अगर वास्तव में कोई हों तो कहते हैं कि अजगर कुमारों को निगल जाएगा, मगर हम लोग तो खुद ही अजगर के मुंह में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तिलिस्मी बाजे की यही आज्ञा है। अब कहिए कि तिलिस्मी बाजे की बात झूठी है या ये लोग कोई धोखा देना चाहते हैं। इंद्रजीत सिंह: मैं भी इन्हीं बातों को सोच रहा हूं। तिलिस्मी बाजे की आवाज को झूठा समझना तो बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, क्योंकि उसी आवाज के भरोसे पर हम लोग तिलिस्म तोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। मगर हां, इस बात का पता लगाए बिना अजगर के मुंह में जाने की इच्छा नहीं होती कि ये आवाज आखिर थी कैसी। और इस आईने में जिन लोगों के बातचीत की आवाज सुनाई दी है, वे वास्तव में कोई हैं भी या सब बिल्कुल तिलिस्मी खेल ही है? कलई किए हुए आईने में किसी ऐसे आदमी की सूरत भला क्यों कर दिखाई दे सकती है जो उसके सामने न हो? आनंद सिंह: बेशक ये एक नई बात है। अगर किसी के सामने हम ये किस्सा बयान करें तो वो यही कहेगा कि तुमको धोखा हुआ। जिन लोगों को तुमने आईने में देखा था वे तुम्हारे पीछे की तरफ से निकल गए होंगे और तुमने उस बात का ख्याल न किया होगा। मगर नहीं, अगर वास्तव में ऐसा होता तो आईने में भी हम उन्हें अपने पीछे की तरफ से जाते हुए देखते। जरूर इसका सबब कोई दूसरा ही है जो हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इंद्रजीत सिंह: खैर, फिर अब क्या किया जाए? इस मंजिल से नीचे उतर जाने या किसी और तरफ जाने के लिए रास्ता भी तो दिखाई नहीं देता। उंगली का इशारा करके: सिर्फ वो एक निशान है जहां से अपने आप एक दरवाजा पैदा होगा, या हम लोग दरवाजा पैदा कर सकते हैं। मगर वो दरवाजा उसी अजदहे वाली कोठरी का है जिसमें जाने के लिए हम लोग यहां आए हैं। आनंद से: ठीक है, मगर क्या हम लोग तिलिस्मी खंजर से इस शीशे को तोड़ या काट नहीं सकते? इंद्रजीत सिंह: जरूर काट सकते हैं, मगर ये कार्रवाई अपने मन की होगी। आनंद सिंह: तो क्या हर्ज है? आज्ञा दीजिए तो मैं एक हाथ शीशे पर लगाऊं। इंद्रजीत सिंह: सो ही करके देखो, मगर कोई बखेड़ा न पैदा हो। अब जो होना हो सो हो। इतना कहकर आनंद सिंह तिलिस्मी खंजर लिए हुए आईने की तरफ बढ़े। उसी वक्त एक आवाज हुई और बाएं तरफ की शीशे वाली दीवार में ठीक उसी जगह एक छोटा सा दरवाजा निकल आया, जहां कुमार ने हाथ का इशारा करके आनंद सिंह को बताया था। मगर दोनों कुमारों ने उसके अंदर जाने का ख्याल भी न किया, और आनंद सिंह ने तिलिस्मी खंजर का एक भरपूर हाथ अपने सामने वाले शीशे पर लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि शीशे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भारी आवाज देकर पीछे की तरफ हट गया, और आनंद सिंह इस तरह उसके अंदर घुस गए जैसे हवा के किसी खिंचाव या बवंडर ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया हो। इसके बाद वो शीशे का टुकड़ा फिर ज्यों का त्यों बराबर मालूम होने लगा। हवा के खिंचाव का असर कुछ कुछ इंद्रजीत सिंह पर भी पड़ा, मगर वे दूर खड़े थे इसलिए खिंचकर वहां तक न जा सके, पर आनंद सिंह उसके पास होने के कारण खिंचकर अंदर चले गए। आनंद सिंह का यकायक इस तरह आफत में फंस जाना बहुत ही बुरा हुआ। इस बात का जितना रंज इंद्रजीत सिंह को हुआ सो वे ही जान सकते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे बेचैन होकर धीरे से बोले, अब जब तक कि मैं इस शीशे के अंदर न चला जाऊंगा अपने भाई को छुड़ा न सकूंगा, और न इस बात का ही पता लगा सकूंगा कि उस पर क्या मुसीबत आई। इतना कह वे तिलिस्मी खंजर लिए हुए शीशे की तरफ बढ़े, मगर दो ही कदम जाकर रुक गए और सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि जिस मुसीबत में आनंद पड़ गया है उसी मुसीबत में मैं भी फंस जाऊं। यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों इसी तिलिस्म में मर कर रह जाएंगे। यहां कोई ऐसा भी नहीं जो हम लोगों की सहायता करेगा। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा से तिलिस्म के इस दर्जे को मैं अकेला तोड़ सकूं तो निस्संदेह आनंद को छुड़ा लूंगा। मगर कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम तिलिस्म तोड़ें तब तक आनंद की जान पर आ बने। बेशक इस आवाज ने हम लोगों को धोखे में डाल दिया। हमें तिलिस्मी बाजे पर पूरा भरोसा करके बेखौफ अजदहे के मुंह में चले जाना चाहिए था। इत्यादि तरह तरह की बातें सोचकर इंद्रजीत सिंह रुक गए और आनंद सिंह की जुदाई में आंसू गिराते हुए उसी अजदहे वाली कोठरी में चले गए जिसका दरवाजा पहले ही खुल चुका था। उस कोठरी में सिवाय उस एक अजदहे के और कुछ भी न था।
उस अजदहे की मोटाई 2 गज घेरे से कम न होगी। उसका खुला मुंह इस योग्य था कि उद्योग करने से आदमी उसके पेट में बखूबी घुस जाए। वो एक सोने के चबूतरे के ऊपर कुंडली मारे बैठा था और अपने डील डॉल और खुले हुए भयानक मुंह के कारण बहुत ही डरावना मालूम पड़ता था। झूठा और बनावटी मालूम हो जाने पर भी उसके पास जाना या खड़ा होना बड़े जीवट का काम था। इंद्रजीत सिंह बेखौफ उस अजदहे के मुंह में घुस गए और कोशिश करके 8 या 9 हाथ के लगभग नीचे उतर गए। इस बीच में उन्हें गर्मी तथा सांस लेने की तंगी से बहुत तकलीफ हुई और उसके बाद उन्हें नीचे उतरने के लिए 10-12 सीढ़ियां मिली। नीचे उतरने पर कई कदम एक सुरंग में चलना पड़ा और इसके बाद वे उजाले में पहुंचे। अब जिस जगह इंद्रजीत सिंह पहुंचे वहां एक छोटा सा तिमंजिला मकान संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था, जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खुला हुआ था, अर्थात चौक में खड़े होने से आसमान दिखाई देता था। नीचे वाले खंड में जहां इंद्रजीत सिंह खड़े थे, चारों तरफ 4 दालान थे और चारों दालान अच्छे बेशकीमत सोने के जड़ाऊ सिंहासनों, नुमाइशी बर्तनों तथा हरबों से भरे थे। कुमार उस बेहिसाब दौलत तथा अनमोल चीजों को देखते हुए जब बाईं तरफ वाले दालान में पहुंचे तो यहाँ की दीवार में भी उन्होंने एक छोटा सा दरवाजा देखा। झांकने से मालूम हुआ कि ऊपर के खंड में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। कुंवर इंद्रजीत सिंह सीढ़ियों की राह ऊपर चढ़ गए। उस खंड में भी चारों तरफ दालान थे। पूरब तरफ वाले दालान में कलपुर्जे लगे हुए थे। उत्तर तरफ वाले दालान में एक चबूतरे के ऊपर लोहे का एक संदूक ठीक उसी ढंग का था जैसा कि तिलिस्मी बाजा कुमार देख चुके थे। दक्षिण तरफ वाले दालान में कई पुतलियां खड़ी थीं, जिनके पैरों में गड़ारीदार पहिए की तरह बना हुआ था। जमीन में लोहे की नालियां जड़ी हुई थीं और नालियों में पहिया चढ़ा हुआ था, अर्थात वे पुतलियां इस लायक थीं कि पहियों पर नालियों की बरकत से बंधे हुए महदूद स्थान तक चल फिर सकती थीं और पश्चिम की तरफ वाले दालान में सिवाय एक शीशे की दीवार के और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उन पुतलियों में कुमार ने कई अपने जान पहचान वाले और संगी साथियों की मूर्तें भी देखीं। उन्हीं में भैरव सिंह, तारा सिंह, कमलनी, लाड़ली, राजा गोपाल सिंह और अपनी तथा अपने छोटे भाई की भी मूर्तें देखी, जो डील डॉल और नक्शे में बहुत साफ बनी हुई थी। कमलनी और लाड़ली की मूर्तों की कमर में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और एक मजबूत आदमी उसे थामे हुए था। कुमार ने मूर्तों को हाथ का धक्का देकर चलाना चाहा, मगर वे अपनी जगह से एक अंगुल भी न हिली। कुमार ताज्जुब से उनकी तरफ देखने लगे। इन सब चीजों को गौर और ताज्जुब की निगाह से कुमार देख ही रहे थे कि एकाएक 2 आदमियों की बातचीत की आवाज उनके कान में पड़ी। वे चौंक कर चारों तरफ देखने लगे, मगर किसी आदमी की सूरत न दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर में इतना जरूर मालूम हो गया कि उत्तर की तरफ वाले दालान में चबूतरे के ऊपर जो लोहे वाला संदूक है, उसी में से ये आवाज निकल रही है। कुमार समझ गए कि वो संदूक उसी तरह का कोई तिलिस्मी बाजा है जैसा कि पहले देख चुके हैं। अस्तु वे तुरंत उस बाजे के पास चले आए और आवाज सुनने लगे। ये बातचीत या आवाज ठीक वही थी जो कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह शीशे वाले कमरे में सुन चुके थे। अर्थात एक ने कहा, तो क्या दोनों कुमार कुएं में से निकलकर यहां आ जाएंगे? उसी के बाद दूसरे आदमी के बोलने की आवाज आई, मानो दूसरे ने जवाब दिया, हाँ जरूर आ जाएंगे। उस कुएं में लोहे का खंभा गया हुआ है, उसमें एक खटोली बंधी हुई है, उस खटोली पर बैठकर कल घुमाते हुए दोनों आदमी यहां आ जाएंगे। इत्यादि जो जो बातें दोनों कुमारों ने उस शीशे वाले कमरे में सुनी थी, ठीक वे ही बातें उसी ढंग की आवाज में कुमार ने इस बाजे में भी सुनी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया कि अगर वो शीशे वाला कमरा इस दीवार के बगल में है तो निस्संदेह यही आवाज हम दोनों भाइयों ने सुनी थी। इसके साथ ही कुमार की निगाह पश्चिम वाले दालान में शीशे की दीवार के ऊपर पड़ी और वे धीरे से बोल उठे, बेशक इसी दीवार के उस तरफ वो कमरा है और ताज्जुब नहीं कि उस कमरे में इस तरफ यही शीशे की दीवार हम लोगों ने देखी भी हो। इतने ही में दक्षिण तरफ वाले दालान में से धीरे धीरे कुछ कलपुर्जों के घूमने की आवाज आने लगी। कुमार ने जब उस तरफ देखा तो भैरव सिंह और तारा सिंह की मूर्तों को अपने ठिकाने से चलते हुए पाया। उन दोनों मूर्तों की अकड़कर चलने वाली चाल भी ठीक वैसी ही थी जैसी कुमार उस शीशे के अंदर देख चुके थे। जिस समय वे दोनों मूर्तें चलती हुई उस शीशे वाली दीवार के पास पहुंची, उसी समय दीवार में एक दरवाजा निकल आया और दोनों मूर्तें उसके अंदर घुस गईं। इसके बाद कमलनी और लाड़ली की मूर्तें चलीं और उनके पीछे वाला आदमी जो जंजीर थामे हुए था पीछे पीछे चला। ये सब उसी तरह शीशे वाली दीवार के अंदर जाकर थोड़ी देर के बाद फिर अपने ठिकाने लौट आया और वो दरवाजा ज्यों का त्यों बंद हो गया। अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के दिल में किसी तरह का शक नहीं रहा
उन्हें निश्चय हो गया कि उस शीशे वाले कमरे में जो कुछ हम दोनों ने सुना और देखा वो वास्तव में कुछ भी न था, या अगर कुछ था तो वही जो यहां आने से मालूम हुआ है। साथ ही इसके कुमार ये भी सोचने लगे कि ये हमारे संगी साथी और मुलाकातियों की मूर्तें पुरानी बनी हुई हैं, या उन तस्वीरों की तरह इन्हें भी राजा गोपाल सिंह ने स्थापित किया है, और इन मूर्तों का चलना फिरना तथा इस बाजे का बोलना किसी खास वक्त पर मुकर्रर है, या घंटे घंटे 2-2 घंटे पर ऐसा ही हुआ करता है। मगर नहीं, घड़ी घड़ी व्यर्थ ऐसा होना अनुचित है। तो क्या जब शीशे वाले कमरे में कोई जाता है तभी ऐसी बातें होती हैं? क्योंकि हम लोगों के वहां पहुंचने पर यही दृश्य देखने में आया था। अगर मेरा ये ख्याल ठीक है तो अब भी उस शीशे वाले कमरे में कोई पहुंचा होगा। किसी गैर आदमी का वहां पहुंचना तो असंभव है। अगर कोई वहां पहुंचता है तो चाहे वो आनंद सिंह हो या राजा गोपाल सिंह हो, कौन ठिकाना फिर किसी कारण से आनंद सिंह वहां जा पहुंचा हो। जिस तरह इस बाजे की आवाज उस कमरे में पहुंचती है, उसी तरह मेरी आवाज भी वहां वाला सुन सकता है। इत्यादि बातें कुमार ने जल्दी जल्दी सोची और इसके बाद ऊंचे स्वर में बोले, शीशे वाले कमरे में कौन है? जवाब, मैं हूं आनंद सिंह। क्या मैं भाई साहब की आवाज सुन रहा हूं? इंद्रजीत सिंह, हाँ, मैं यहां आ पहुंचा हूं। तुम भी जहां तक जल्दी हो सके उस अजदहे के मुंह में चले आओ और हमारे पास पहुंचो। जवाब, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।